नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा को लेकर के पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको इसके बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। बच्चों, आज हमारे पास कुछ बच्चों का फोन भी आया और मोबाइल पर भी आया कि अगर सर इस तरह से क्वेश्चन करता है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव पाचन तंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो हम इसको पूरा क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? उसी टॉपिक हम लेकर आए हैं। तो हम बताते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है। तो देखते हैं, मानव का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। इसका आंसर देने के लिए हमको क्या करना होगा? जैसे हम जानते हैं, हमारा पाचन तंत्र या मानव का पाचन तंत्र एक आहार नलिका होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर के एनस तक जाती है, गुदा द्वार तक जाती है। आहार नलिका माने आप जान लीजिए, आहार नलिका माने क्या होता है? जिस नलिका में हमारा आहार होता है, भोजन होता है, उस नलिका को हम कहते हैं आहार नाल। अंग्रेजी में इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं वो कैसे कैसे जाती है, अपना कहीं चौड़ा होती, कहीं पतला होती, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कई भागों में होते हुए वो गुदा द्वार तक, एनस तक जाती है। तो हम सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखते हैं, एक मानव का चित्र ये बना लेते हैं और ये हमारी क्या है? आहार नलिका। आहार नलिका ये हो गई। ये बन गया। ये हो गया। इधर हमारा लीवर जुड़ा होता है। आहार नलिका कई भागों में बटी होती है। इसको इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा पाचन तंत्र पूरा है। पाचन तंत्र है, इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। आप आसानी से एकदम इसको बना लेंगे। ये फिगर लगभग आपका ये तैयार हो गया। छोटी आंत यहाँ प्रवेश करती है। छोटी आंत इस तरह से होते हुए इस तरह से आती है और इस संरचना के पहले आकर के इस बड़ी आंत में मिल जाती है। आप फिगर को देख रहे हैं। अब क्या है, यहां से एक लाइन ऐसे, ये लाइन है, इस लाइन को यहां तक ला दिया। ये आपका फिगर तैयार हो गया। बचा क्या? इधर हमारा हृदय होता है। हृदय जैसे आपको बता दिया गया कि 3 पिंडकों का बना होता है। हृदय हमारा कैसा होता है? 3 पिंडों में बटा होता है।
ये हृदय हो गया, और इसी से सटा एक छोटी संरचना होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। अब देखते हैं ये संरचना है, देख रहे हैं फिगर तैयार हो गया, ये फिगर तैयार हो गया। इस चीज को कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। अंग्रेजी में इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा, जो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच में कई खाली जगह होता है, इसी को कहते हैं मुख गुहा। अंग्रेजी में इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा आगे चल करके एक नलिका मिलती है जहां से हमारा नासा द्वार, नाक लेना है, ये नाक का जो छिद्र है इसको नासा द्वार कहते हैं। ऊपर वाला नासा कपाट, ये आकर के जहां मिलता है इस भाग को कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी को अंग्रेजी में कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं? फायरिंग्स। अब ग्रसनी के नीचे एक लंबी नलिकाएं होती है, इस नलिका को कहा जाता है ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली को ऑइसोफेगस क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ऑइसोफेगस कहते हैं। उसके बाद एक सबसे चौड़ी संरचना होती है, हमारा आहार नाल की सबसे चौड़ी संरचना होती है जिसको कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? ये हमारा आमाशय है। ये चौड़ी थैली क्या है? आमाशय। तो इधर लिखते हैं, ये चौड़ी थैली क्या है? आमाशय है। आमाशय, आमाशय को अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। इसके बाद यह है यकृत। यकृत, यकृत को लीवर। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक लीवर के नीचे एक संरचना है, इस संरचना को कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। यह है पित्ताशय। अंग्रेजी में इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। जीवी, गाल ब्लैडर। इस तरफ एक संरचना है, इस संरचना को अब पिछला वीडियो था, इसको कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहते हैं? अग्न्याशय। अग्न्याशय, ये अग्न्याशय है। इसके नीचे जहां अग्न्याशय और ये यकृत इस संरचना में जुड़ी रहते हैं छोटे आंत में, इसको कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी सी आकार की, ग्रहणी इस तरह सी आकार की होती है। हमारा अंग्रेजी का जो सी अक्षर होता है उस तरह से ये टेढ़ी होती है, ये है ग्रहणी। ग्रहणी को अंग्रेजी में डियोडिनम कहते हैं। अभी यहाँ सब अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिख देते हैं। इसको कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी के बाद देखते हैं ये हमारी है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। छोटी आंत को पहले आप देख लें, ये है छोटी आंत, ये अंदर वाला भाग है, अंदर के भाग, ये अंदर के भाग सारे कुंडलित। ये छोटी आंत हमारी कुंडलित होती है, इसकी लंबाई लगभग 6-7 मीटर ये छोटी आंत की लंबाई होती है। ये है छोटी आंत। छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत हमारी शुरू हो जाती है ग्रहणी से, आमाशय जहाँ खत्म होता है यहीं से ये छोटी आंत शुरू हो जाती है। इस छोटी आंत को अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये छोटी आंत देख रहे हैं यहाँ पर आकर के बड़ी आंत मिल जाती है, इसको कहते हैं उडुक। क्या? उडुक। उडुक या
सीकम, क्या कहते हैं? सीकम। उडुक या सीकम कहते हैं। ठीक ही छोटी आंत बड़ी आंत जहां मिलती है उसके नीचे एक छोटी संरचना होती है, इस तरह से छोटी संरचना होती है। इस छोटी संरचना को कहा जाता है क्रीम रूप प्रशेष। क्या क्या? क्रीम रूप प्रशेष। क्या? प्रशेषिका, या इसी कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अक्सर लोगों को अपेंडिक्स हो जाता है, हो नहीं जाता बल्कि ये पहले से रहता है, और इसकी संरचना अगर बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं अपेंडिक्स हो गया। डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको यहाँ से काट के निकाल देता है। और अपेंडिक्स होने क्रिया पाते अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। अब इसके नीचे एक संरचना है ये, जिसको कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय। ये है मलाशय। मलाशय, मलाशय को अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टम। क्या है? रेक्टम। और ठीक ये अंतिम भाग, आहार नाल के अंतिम भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? गूदा। गूदा द्वार। गूदा द्वार, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनस। ये आपकी संरचना हो गई, आप इसको बना देंगे, इनके नामों को आप लिख देंगे। अब इनके बारे में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख देंगे आहार नाल। क्या लिखेंगे? आहार नाल। ये आप हेडिंग दे दीजिए। अब आहार नाल के बारे में लिख दीजिए तो वह नलिका जो मुख गुहा से शुरू होकर के एनस तक जाती है, गुदा द्वार तक जाती है, उस नलिका को कहते हैं आहार नाल। और एक चीज कह सकते हैं, जिस नलिका में हमारा भोजन रहता है, जिस नलिका में हमारा भोजन रहता है उस नलिका को कहते हैं आहार नाल। तो 2 लाइन लिख दीजिए कि आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर गूदा द्वार तक जाती है। इस नलिका में भोजन का पाचन होता है। ये हो गया। दूसरा आप लिख दिए आहार नाल के भाग। पहला मुख गुहा। क्या लिखेंगे? मुख गुहा। इसकी अंग्रेजी होती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। ठीक। बक्कल कैविटी क्या है? दोनों जबड़ों के बीच की खाली जगह को मुख गुहा कहते हैं। पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं, मुख गुहा के बारे में नहीं बताना है। दोनों जबड़ों की या दांतों के बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे ग्रसनी। ग्रसनी को कहते हैं अंग्रेजी में फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है? नासाद्वार मुख गुहा। नासाद्वार मुख गुहा जिस जगह मिलते हैं दोनों, देख रहे हैं यहां मिल रहे हैं,
इधर स्नासा द्वार है, तो छिद्र थे मुख गुहा का, ये हो जाता है ग्रसन या फेरिंग्स। आप इसको लिख देंगे। अगला नंबर डालेंगे आप ग्रास नली। क्या? ग्रास नली। ग्रास नली को अंग्रेजी में आप कहते हैं ओइसो फैगस। फैगस, इसके बारे में आप लिखेंगे कि ग्रास नली ग्रसनी के नीचे की लंबी नली होती है जो आमाशय तक आती है। इस नलिका में कोई भी पाचन नहीं होता है। इस नलिका में कोई भी पाचन नहीं होता है, बल्कि इस नलिका में श्लेष म्यूकस ग्लैंड होती है। क्या होती है? श्लेष ग्रंथियां होती हैं जो इस नलिका को यहाँ से यहाँ तक, ये होती है ग्रास नली। इसको चिकना अंदर से बनाए रहते हैं और भोजन को भी चिकना कर देती हैं, जिससे भोजन निकलने में आसानी होती है और भोजन इस नलिका से क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय तक आ जाता है। आप इसको लिख देंगे। इसके बाद आप नंबर डालेंगे आमाशय का। क्या? आमाशय। आमाशय, आमाशय को अंग्रेजी में कहते हैं स्टमक। क्या? स्टमक। स्टमक, स्टमक के बारे में आपको लिख देना है। स्टमक आहार नाल के सबसे चौड़ी ग्रंथ, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। लंबाई में बहुत नहीं होता, 26-27 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई आहार नाल की, जो पाचन तंत्र हमारा है, सबसे चौड़ा भाग ही होता है। और इस थैली में हमारा भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक रह करके पचता है। और एक चीज आपको निश्चित रूप से लिख देना है कि जठर ग्रंथियां, अगर ये प्रश्न 1 नंबर का पूछ दे या बड़े प्रश्नों में है, आप जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, आप बताओगे। जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियां तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां? आमाशय में पाई जाती हैं। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आमाशय 3 भागों में बटा रहता है, ये पहले वीडियो में हो चुका था। कार्डियक भाग होता है, ये कार्डियक भाग होता है, ये फंडस भाग होता है, और इधर का पाइलोरिक भाग होता है। कार्डियक भाग, कार्डियक ये भाग होता है, ये भाग फंडस होता है, फंडिस, और ये भाग बताए थे पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। बीकर मतलब एंजाइम, एंजाइम पाचक रस होता है, तो यहाँ से निकलता है। आप उसको लिख देंगे। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जहाँ से जठर रस निकलता है और ये पाचक में सहायक होता है। और आमाशय में वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। इतना लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे, या इस तरह लिखने, इसको लिख ही देते हैं, आप लिख लीजिए। आमाशय में, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है, या आहार नाल का, या आहार नाल का सबसे चौड़ा, क्या? सबसे चौड़ा भाग होता है। इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ लिखते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज यहाँ
इसके आगे चीज को हम लिख देते हैं। इसमें जठर, क्या जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इतना आप लिख देंगे अगर कि सबसे चौड़ी थैली होती है आहार नाल की, इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे क्या निकलता है, जठर रस, जठर रस एंजाइम, क्या एंजाइम, जिसको बीकर भी कहते हैं, एंजाइम निकलता है, निकलता है। और जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है, जठर रस भोजन पाचन में सहायक होता है। इसको आप लिख लीजिए, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये चीज आप हो गया। अब आमाशय के बारे में आपने लिख दिया। अब आगे बढ़िएगा, यकृत और अग्न्याशय। यकृत अग्न्याशय के बारे में क्या करेंगे आप, देखते हैं। यहां से 12-15 मिनट में ये आपका प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। तो आमाशय हो गया। आप हेडिंग डालिएगा, अगला पॉइंट डाल दीजिएगा यकृत। क्या है, यकृत। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लीवर। लीवर के बारे में क्या लिखेंगे, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या लीवर हमारा पूरे शरीर, मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस, कौन सा रस, पित्तरस का श्रावण क्या करती है, सिक्रेशन, श्रावण करती है। यकृत काम तो बहुत है, लेकिन भोजन में यहाँ इसको दिखाना है, इसलिए आप लिखेंगे ये पित्त रस का निर्माण करती है, सिक्रेशन करती है, जो ये पित्त नलिका द्वारा पित्ताशय में आकर के संचित होता है, फिर धीरे धीरे आकर के इस नलिका में ग्रहणी में मिलता रहता है, जो भोजन को क्या करता है। भोजन देखिए, मुख गुहा से आमाशय तक कैसा माध्यम में था, अम्लीय माध्यम में था। क्या था, अम्लीय माध्यम में। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक। अब इसके बाद क्या होता है, तो भोजन क्षारीय माध्यम में प्रवेश करता है। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो देखते हैं कि कुछ ऐसे हानिकारक जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जीवाणुओं को तो यहाँ मार दिया जाता है, क्योंकि आमाशय से HCl निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, जो बहुत से हानिकारक जीवाणु को मार देता है, लेकिन कुछ हानिकारक जीवाणु अभी भोजन में बचे रहते हैं। अब देखते हैं कि भोजन, एक चीज और थोड़ा सा आप नोट कर लें, मुख गुहा में जब भोजन दांतों द्वारा पीस दिया जाता है, मुख गुहा में भोजन जब दांतों द्वारा पीस दिया जाता है, पीसने के बाद वो भोजन बोलस कहलाता है। जब वो पीस जाता है, जिस भोजन को हम निगलते हैं, वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है।
और भोजन जब आमाशय में 4 घंटे आमाशय पीसने के बाद फिर निकलता है, तब ये भोजन कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। और जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत से फिर एनर द्वारा बाहर निकलता है, फिर वही भोजन क्या कहलाता है? मल कहलाता है। ये प्रश्न बनता है, मुगुहम पीसा भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। आमाशय में पीसा भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है या लुगदी। और छोटी आंत बड़ी आंत पीसने के बाद भोजन जब निकलता है तो क्या कहलाता है? तो मल कहलाता है। ठीक, अब यहां देखते हैं, पित्त रस का श्रवण करती है, जो इसका काम क्या है? जो हानिकारक जीवाणुओं क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। पित्त रस मारता है और क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और भोजन क्या करता है? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। एक चीज पित्तरस और करता है, भोजन पचाने में तो इसका कोई रोल नहीं होता। पित्तरस भोजन को पचाता नहीं है, करता क्या है? ये एक चीज वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इतना ही करता है पित्तरस। जो इस भोजन में वसा रहता है, यहाँ तो काफी पचा रहता है, जो बचा हुआ वसा रहता है उसका इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण माने क्या होता है? कि जो वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। बस यही काम करता है पित्तरस, वसा का इमल्सीकरण करता है। अगला पॉइंट आप दीजिएगा, अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। ये अग्न्याशय, इसकी अंग्रेजी होती है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में आप पिछला वीडियो देखे थे। ये मिक्स ग्रंथि होती है। मिक्स ग्रंथ माने अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथ होती है। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करता, दोनों का सेक्रेशन करता है। और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। वो भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय माध्यम यहाँ पित्तरस पित्ताशय से इसको मिल गया। अग्न्याशय से भी जो रस निकलता है, अग्न्याशयी रस, वो भी क्षारीय होता है और भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और यहाँ से कई एंजाइमें निकलती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए एमाइलेज निकलता है, वसा पचाने के लिए लाइपेज निकलता है, प्रोटीन पचाने के लिए ट्रिप्सिन निकलता है। ये चीज आप लिख दीजिए। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस निकलता है। रस निकलता है। ठीक, ये कैसा होता है? स्वाद में क्षारीय। कैसा होता है? स्वाद में क्षारीय होता है। ये पहले वीडियो में था, स्वाद में क्षारीय होता है। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकालता है।
एंजाइम भोजन पाचन क्रिया में लग जाता है। और हार्मोन्स बताए थे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो होती हैं वहाँ कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है, गामा कोशिका होती है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागान निकलता है हार्मोन्स, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और गामा कोशिका से सोमाटोस्टैटिन हार्मोन्स निकलता है। ये कल ही पिछली वीडियो में हो चुका था। ग्लूकागान काम क्या है? ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। रुधिर में ग्लूकागान क्या करता है? शुगर लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड में शुगर लेवल को घटाता है। ठीक, दोनों समझ लीजिए। ग्लूकागान अल्फा कोशिका से ग्लूकागान हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड में शुगर लेवल अगर घट गया है उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? पिछले वीडियो में था जो यकृत में, कहाँ? यकृत में ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बदल देता है ग्लूकागान हार्मोन्स, और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के शुगर, जो ब्लड में शुगर रहता है उस शुगर को कोशिका के अंदर भेज देता है। कहाँ भेज देता है? कोशिका के अंदर भेज देता है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाती है। ठीक, और सोमाटोस्टैटिन क्या करता है? ये भी बता दिए थे कि योग जोड़ने का काम करता है, और जो था पिछली वीडियो में बता चुके थे। अब बात ये हो गया। अगला है छोटी आंत। क्या है? नंबर डालिएगा। छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन इस पूरे आहार नलिका का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर अकेले होती है। कितना? 6-7 मीटर इसकी छोटी आंत की लंबाई होती है। और ये आंत 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। छोटी आंत 3 भाग बटी होती है। कौन कौन? छोटी आंत 3 भाग में बटी होती है, बटी होती है। इसकी पूरी लंबाई 6 से 7 मीटर, कितना? 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब फिर आगे क्या करेंगे? छोटी आंत हमने बताया कि 3 भागों में बटी होती है। तीनों का नाम आप डाल दीजिएगा। कौन कौन हम बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। देखते हैं कि छोटी आंत क्या? छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, बटी होती है। कौन कौन? पहला है ग्रहणी। ये भाग है। ये आमाशय नलिका जब आगे बढ़ती है, सी आकार जो भाग है, यही क्या है? ग्रहणी है। तो ग्रहणी में पाचन क्रिया नहीं होती, बस यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, इसको क्षारीय माध्यम देता है, और यकृत से यकृत रस आता है, यहाँ पित्त रस आता है, ये भी क्षारीय माध्यम यहाँ देता है। यहाँ से श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो इस दीवार को चिकना किए रहते हैं, जिसके कारण भोजन आसानी से आगे बढ़ जाता है। ग्रहणी है। दूसरा है मध्यांत।
और तीसरा भाग होता है इसका शेषांत्र। शेषांत्र भोजन, हमारा भोजन मध्य आंत्र तक ही पूरा पच जाता है। मध्य आंत्र तक ही भोजन पूरा हमारा इस नलिका छोटी आंत में पच जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने के लिए, प्रोटीन पचाने के लिए आमाशय में पेप्सिन निकलता है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन निकलता है, छोटी आंत में एरेप्सिन निकलता है। प्रोटीन पचाने के लिए छोटी आंत में क्या निकलता है? एरेप्सिन निकलता है। इस तरह से छोटी आंत में, यहाँ लिख दे रहे हैं, छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने के लिए एरेप्सिन एंजाइम, कौन से एंजाइम? एरेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और शेष एमाइलेज, लाइपेज, ये सब निकलते हैं कार्बोहाइड्रेट, वह सब पचाने के लिए। तो भोजन का पूरा पाचन कहाँ तक हो जाता है? अगर प्रश्न आ जाता है तो भोजन हमारा कहाँ पच जाता है, पूर्ण रूप से कहाँ पच जाता है? आप बताओगे छोटी आंत के मध्य भाग तक भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक, अब आगे आप नंबर डाल दोगे बड़ी आंत। क्या अगला पॉइंट डालोगे? बड़ी आंत। बड़ी आंत अंग्रेजी में इसको कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन ये हो गया। लार्ज माने बड़ी है आंत। हमारा क्या है? बड़ी आंत चौड़ी होती है, छोटी होती है। बड़ी आंत ये है, ये चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसमें भोजन, किसी तरह भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें सिर्फ अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। आप बड़ी आंत को हो गया, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। ठीक, बड़ी आंत के बारे में हो गया। बड़ी आंत में एक संरचना ये देखते हैं, एक छोटी संरचना ये दिख रही है, एक संरचना ये दिख रही है। इसको कहते हैं सीकम, इसको कहते हैं अपेंडिक्स या क्रीम रूप परसेस्का। क्रीम रूप परसेस्का अवशेषी अंग के रूप में अब हमारे शरीर में रहता है, इसका कोई काम नहीं होता है। सीकम जो ये नलिका है, इस नलिका में, ये नलिका तब विकसित होती थी जब मानव बगैर पकाए सब चीजों को खाता था। उन चीजों में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती थी। सीकम का काम होता है सेलुलोज का पाचन करना। अब आदमी पकाक खाने लगा, जब पकाक खाने लगा तो सीकम की भी संरचना छोटी हो गई। अब सेलुलोज पकाने पच जाता है, जिसके कारण इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब भोजन बड़ी आंत से होते हुए, इस सीकम कोलन से होते हुए आ जाता कहाँ? मलाशय में। भोजन कहाँ जाता है? अगला दिन आप डाल देंगे मलाशय। क्या? मलाशय की अंग्रेजी होती है रेक्टम। क्या? रेक्टम। इस मलाशय में पचा हुआ भोजन बड़ी आंत से होते हुए
पचा हुआ भोजन आकर के एकत्रित होता रहता है। यहाँ पर भोजन एकत्रित होता रहता है और समय समय पर गुदा द्वार या एनस द्वारा मानव मल के रूप में बाहर त्याग देता है। ठीक, किस रूप में? मल के रूप में। तो भोजन जो आदमी करता है, मानव करता है, 3 रूप बदलता है। मुख गुहा में जब वो पिस जाता है तो बोलस हो जाता है। आमाशय में जब पिस जाता है तो काय में बदल जाता है। छोटी आंत में पिस जब जाता है किस में बदल जाता है? मल में बदल जाता है। अब इसमें अगर कोई आपको डाउट, इतना कुछ आप आंसर अगर लिख दिए, मलाशय में लिख दीजिए पचा हुआ भोजन एकत्रित होता है। क्या होता है? एकत्रित होता है जो समय समय पर गुदा द्वार का अंग्रेजी होती है एनस, ENUS, एनस द्वारा मल के रूप में बाहर त्याग देते हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 मिनट में आप एक एक लाइन लिखते हुए, नंबर डालते हुए, लिखते हुए आप चले जाएंगे तो आपका फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से कोई चीज़ अगर डाउट हो आप हमको फ़ोन करके या कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या को तत्काल हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।